हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फोर्स पढ़ा, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर किस तरह से फोर्स लगाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आता है, बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, एक रोड ने पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाना है, तो उसके लिए हमें एलिमेंट लेना होगा। क्योंकि एलिमेंट इसलिए लिया हमने क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है फॉर्मूला, तो कूलम्ब वाला Q1Q2/R²। तो एलिमेंट लेकर आंसर निकाला। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि बार बार कहां तक एलिमेंट लें। तो कुछ चीजें जो हमारे कोर्स में फिक्स हैं, जैसे रिंग हुआ, होलो स्फीयर हुआ, वायर हुआ, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स पहले ही निकाल लेंगे और उस टर्म का नाम डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, ताकि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उन वाले केस में हमें बार बार एलिमेंट ना लेना पड़े। तो नेक्स्ट टर्म जो है अपने पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ये एक ओरा बना के रखता है, जिसमें कोई दूसरा पॉइंट चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, कि आप एक मास के पास दूसरा मास रखोगे तो अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर अकेला मास भी है तो दूसरे मास के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो उसने अपने चारों तरफ एक ओरा बना रखा है, एक फील्ड बना रखा है, जिसमें जब दूसरा मास आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अर्थ के केस में अर्थ ने चारों तरफ एक फील्ड बना रखा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कोई मास आएगा, जैसे आप इसको छोड़ दो, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो मास ने, अर्थ ने अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रखा है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही चार्ज ने अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रखा है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच its electrical effect are experienced by another charge particle is called electric field। तो कोई चार्ज है, उसके पास कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो चूंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो फील्ड बना रखा है चारों तरफ, जो ओरा बना रखा है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब उसकी बात करेंगे अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं अपन, कि कोई भी सोर्स चार्ज है अपने पास, तो इस सोर्स चार्ज ने यहां पर कितना ओरा बना रखा होगा अपना, ये निकालना है अपने को। तो आर डिस्टेंस वाली पोजीशन पर अब हमने क्या करें, हमें क्या है, फोर्स की आदत है। तो पहले ऐसा करें, इस सोर्स चार्ज के कारण इस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालें। तो इस क्यू चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स का नाम है एफ। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का नाम क्या हो गया, F/Q। यूनिट पे क्यों निकाल रहे हैं अपन, यूनिट पे इसलिए निकाल रहे हैं, देखो अभी हम जब सवाल करेंगे ना, तो कोई सवाल ऐसा आएगा जैसे कि एक रिंग की एक्सिस पर यहां पर चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण फोर्स निकालो। फिर थोड़ी देर बाद आएगा, इसी रिंग की एक्सिस पर यहां पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, अब इस पर फोर्स निकालो। तो रिंग के कारण हम पहले Q पर निकाल के बैठे हैं, फिर रिंग के कारण हम Q1 पर निकालने वाले हैं। तो बार बार इसी का हम इंटीग्रेशन करें, उससे बढ़िया हम क्या करें, इसी रिंग के कारण किसी एक पर लगने वाला फोर्स निकाल लें, यूनिट पर लगने वाला फोर्स निकाल लें। तो उसके बाद क्या होगा, एक पर लगने वाला फोर्स जो है ये F/Q, इसका कुछ नाम दे दें कि एक पर कितना लगा। तो एक पर लगा F/Q, तो फिर Q पर कितना लग जाएगा, तो Q पर कितना लग जाएगा, तो Q को उधर भेज देंगे, तो इस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q × E। जैसे एक पर लगने वाले को हम ऐसे समझते हैं, जैसे आप बाजार गए सब्जी लेने, तो वहां आपने पूछा क्या भाव दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई 13 रुपए 27 पैसे के 212.5 ग्राम। तो फिर हम तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, हम कहेंगे ये तो नहीं ले पाऊंगा मैं आज, तो कल लेने आऊंगा कैलकुलेशन करके या कैलकुलेटर लेकर के। लेकिन आप वहां जाते हो, जब आपको क्या सुनने को मिलता है कि 1 kg कितने का, तो उससे क्या फायदा होता है, 1 kg कितने का, तो 2 kg कितने का इंटू 2 कर देते हो, 0.5 kg कितने का, तो इंटू 0.5 कर देते हो। तो चीजें यूनिट के फॉर्म में पॉपुलर हैं, एक पर कितना। तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण किसी एक पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, तो 2 पर लगने वाला फोर्स कितना, इंटू 2। जैसे अर्थ के कारण 1 kg को फोर्स लगने वाला फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स G, 1G, 2 पर 2G, 3 पर 3G, 5 पर 5G, बस 5G तक ही आया अभी तो ऐसे ही जो है एक पर लगने वाला जो फोर्स है वो अगर अपन डिफाइन कर दें, तो Q पर लगने वाला फोर्स QE और Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, Q1E।
ये मैं यहाँ ये बता रहा हूं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द क्यों डिफाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो हमारे कोर्स में हैं उनमें क्या होगा, बार बार वो टर्म सामने आएगी, रिंग के कारण इस चार्ज पर फोर्स निकालो, फिर रिंग के कारण नए चार्ज पर फोर्स निकालो। तो हम अगर एक पर लगने वाला फोर्स पता लगा लेंगे तो दो पर लगने वाला, Q1 पर लगने वाला, Q2 पर लगने वाला आसानी से पता लगा सकते हैं। तो Q पर लगने वाला फोर्स है F, तो यूनिट पर लगने वाला फोर्स हो गया F/Q। इसका नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बोलते हैं। किसको? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर डायरेक्शन के साथ बोलना चाहें तो Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स है F वेक्टर, तो E वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, तो E वेक्टर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को लगने वाला फोर्स। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी डिफाइन किया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया अपने पास? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप Q की वैल्यू 1 लेते हो, ये जो Q लिखा हुआ है यहां पर, इस Q की वैल्यू को मान लो आप 1 लेते हो, तो Q की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो E की वैल्यू जो है वो F के बराबर हो जाएगी। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम देन E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर। Q की वैल्यू आप मर्जी पड़े जो ले सकते हो, जैसे हमने 1 ही क्यों चुना? 1 इसलिए चुना हमने क्योंकि अगर अपन Q की वैल्यू 1 लेते हैं तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू आ जाएगा। अगर अपन Q की वैल्यू -1 चुनते हैं मान लो, तो -1 चुनने पर क्या होगा? -1 चुनने पर यह होगा कि जो E का मैग्नीट्यूड है वो F के मैग्नीट्यूड के बराबर तो आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। मान लो Q की वैल्यू आप 2 चुनते हो, तो 2 चुनने पर क्या होगा? E का जो वैल्यू है वो F/2 आएगा, यानी E की जो वैल्यू आई है वो F के मैग्नीट्यूड का आधा आया है। तो इसका मतलब हम अगर Q को 1 चुनते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फोर्स के बराबर आ जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बनाया? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस दौरान हमें चार्ज कितना भी मिल सकता है, जरूरी नहीं हमें कूलम ही चार्ज लाएं। मान लो कि हमको ये सोर्स चार्ज है और जो पॉइंट चार्ज मिला वो है 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो है F, तो यूनिट जो एक्सपीरियंस करेगा वो है F/2 माइक्रो कूलम। अगर मान लो हमको यहां जो फोर्स के लिए चार्ज मिला वो है -3 माइक्रो कूलम, तो -3 माइक्रो कूलम ने इस सोर्स चार्ज के कारण जो इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो अगर F है तो यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो है F/-3 माइक्रो कूलम। तो जो भी चार्ज आपको मिला आप उसको लेकर के आ सकते हैं, उससे यूनिट पर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चार्ज चुनना ही है, आपको आजादी है चुनने की, तो आप अगर 1 कूलम चार्ज चुनते हैं तो उसका यह फायदा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दोनों ही फोर्स के बराबर आ जाएगी। एक्चुअली हमें तो फोर्स निकालने की आदत है, तो हम निकालेंगे तो फोर्स, लेकिन जो फोर्स निकालेंगे अगर वही आ जाए तो कितना बढ़िया। तो इसके लिए हमने क्या किया? Q को अगर चुनने की आजादी है तो मन में 1 कूलम चुनेंगे हम उसको। अब इसके बाद जो है पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, अलग अलग सोर्स चार्ज के कारण अगर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें अपन? जैसे यह है पॉइंट चार्ज, इसके कारण यहां से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे यहां अर्थ के कारण इस जगह ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है हवा में यहां पे, तो कैसे निकालें? तो अगर कोई मास होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, m मास होगा तो mg फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, तो m को लगने वाला फोर्स है mg, तो 1 को लगने वाला फोर्स हो जाएगा mg/m यानी g के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां जिस पॉइंट पर कुछ रखा नहीं है, अगर कुछ रखेंगे तो उससे हम फोर्स निकाल पाएंगे।
तो पहले सबसे पहले बताओ कि क्या P पॉइंट पर कुछ रखा हुआ है क्या? नहीं। इस चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बना रखा है उसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम यहाँ लाकर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें तो फोर्स की आदत है। तो हमने क्या किया, P पर अपनी तरफ से कोई चार्ज लाके रखा, कितना, जो अवेलेबल हो जाए वो लाके रख दे। तो इस Q चार्ज के कारण जब हमें यहां से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो हमने यहाँ एक Q चार्ज लाके रख दिया। अब इस Q चार्ज पर जो फोर्स लगा है वो फोर्स लिख दें अगर अपन, तो उससे हम फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे कि Q चार्ज को लगने वाला फोर्स है F, तो यूनिट चार्ज को लगने वाला फोर्स हो जाएगा F अपॉन Q। तो यहां से F की वैल्यू डाल दी अपन ने, यह है KQ1 Q2 अपॉन KQ अपॉन R स्क्वायर के टर्म में लिखे अभी तो फोर्स की वैल्यू डालें अगर अपन, तो यहां से ये हो गया अपने पास F वेक्टर बिटवीन दिस, तो ये हो गया KQ1 Q2 अपॉन, पहले R कैप के टर्म में लिख लेते हैं, तो अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, और फिर उसके बाद ये तो है फोर्स और अपॉन यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आइटम आ गया। अच्छा, अब इसमें R वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर क्या होगा, R वेक्टर बराबर R का मैग्नीट्यूड और R की डायरेक्शन। तो यहां से R की डायरेक्शन को, R कैप को अपन क्या लिख दें, यहां से R कैप बराबर हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R, तो कितना बन गया ये KQ R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये बना अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आ गया एक तो ये KQ अपॉन R स्क्वायर, तो वेक्टर फॉर्म में है KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप ये वाला, और KQ R वेक्टर अपॉन R क्यूब, और मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखना चाहें अगर अपन इसको, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या वैल्यू बन जाएगी, सिर्फ KQ अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का ग्राफ बनाना चाहें, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और यह है R, तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R अगर आप इनफाइनाइट डालोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और R 0 डालोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, तो R 0 पर इनफाइनाइट और R इनफाइनाइट पर 0, इस तरह से कर्व शेप में इसका ग्राफ बन जाएगा। तो क्या आ गया पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, या फिर वेक्टर टर्म में लिखना चाहें तो KQ R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अपने पास KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप के अलावा एक टर्म ये वाली, और उसके अलावा इसकी यूनिट की बात करें अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E बराबर F अपॉन Q, फोर्स न्यूटन में, चार्ज कुलाम, न्यूटन पर कुलाम, तो F बाई Q की जो वैल्यू बनेगी F बाई Q न्यूटन पर कुलाम, तो इसकी जो यूनिट है वो हो गई न्यूटन पर कुलाम। उसके अलावा आगे जब हम जाकर के डेल्टा V बाई डी के टर्म में इसको वोल्ट पर मीटर के टर्म में भी लिखेंगे। जैसे हमें डायरेक्शन निकालनी है अगर इसकी, तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखेंगे अगर अपन, तो ये लिख देंगे F अपॉन Q से, तो ये हो गया F अपॉन Q। फोर्स कैसे लिख सकते हैं अपन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया m1 l1 t माइनस 2, और यहां से Q बराबर IT, और IT का मतलब क्या हो गया A1 इंटू T1। तो यहां से ये वैल्यू बन गई m1 फिर l1 t माइनस 3 और A माइनस 1। ये हो गया अपने पास m1 l1 t माइनस 3 और A माइनस 1, इसकी डायमेंशन। जब भी डायमेंशन निकालनी हो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास वो लिखें। और डायरेक्शन के लिए अपन ने बात करी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर हमें किसी भी चार्ज के कारण अगर हमें किसी पोजीशन पर डायरेक्शन निकालनी है तो वहां आप मन में एक कूलाम चार्ज मान लें। तो मन में कूलाम चार्ज मान लिया तो ये चार्ज पार्टिकल एक कूलाम चार्ज जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन मन में जब आप एक कूलाम मानेंगे तो वही फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी। यहां आपको एक कूलाम रखने की जरूरत नहीं है, बस आप मन में मान लें ताकि आप फोर्स की डायरेक्शन बना सकें। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही डायरेक्शन फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण। और मान लो कि अपने पास दो पॉइंट चार्ज दे रखे हों, एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हो
और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हो और दोनों का मिला करके हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हो। इसमें ऐसा मान लिया अगर अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ऊपर बना देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी यानी इधर तो उसको हम नीचे बना देंगे। तो देखो दो चार्ज का मिलाकर, टोटल मिलाकर दो चार्ज रखे हुए हैं और हमें फील्ड की डायरेक्शन बनानी है उन सब पॉइंट के लिए जो इसी लाइन के अलोंग है। तो सबसे पहले तो अपन बीचों बीच वाले पॉइंट पर बोल सकते हैं, बीचों बीच वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। इसके एकदम पास वाले पॉइंट की बात करें तो इसके पास में इसी कारण वैल्यू ज्यादा आएगी, इसी कारण वैल्यू कम आएगी, तो नेट डायरेक्शन जो बनेगी यहां पर वो इधर की तरफ बन जाएगी, मिडिल पॉइंट के इस तरफ। और अगर यहां पर डायरेक्शन निकालें तो इसके कारण ज्यादा वैल्यू आएगी, तो नेट डायरेक्शन जो है वो इधर बन जाएगी। और ऐसे ही यहां पर डायरेक्शन निकालना चाहें अगर अपन तो दोनों कारण डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, और इधर की तरफ डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो कुल मिलाकर अगर अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह से ग्राफ बन सकता है, यहां ऊपर की तरफ है तो ये यहां से ऐसे, और फिर ये 0 की तरफ होता हुआ, और यहां नीचे की तरफ है इसलिए इधर की तरफ। यहां पर ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये ऊपर बना दिया अपन ने, यहां पर ये नीचे की तरफ है तो यहां हमने इस तरह से बना दिया। तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों का मिलाकर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। मान लो कि इसी में अगर अपन चार्ज जो ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले ले, मान लो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो ये वाला चार्ज ले लिया अपन ने प्लस क्यू, ये वाला चार्ज ले लिया माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, इन्हीं पॉइंट्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ऐसे। तो इसके एकदम पास में यही डोमिनेट करेगा इन दोनों में से, तो यहां डायरेक्शन इधर आ जाएगी। इसके पास में यही डोमिनेट करेगा तो यहां डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, और बीच वाले पॉइंट पर भी डायरेक्शन इधर आएगी, तो पूरे टाइम डायरेक्शन इधर ही रहेगी। लेकिन r टेंड्स टू 0 पर वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो इसलिए ग्राफ यहां पर इधर इनफाइनाइट से कम होता हुआ, और फिर इधर r टेंड्स टू 0 पर इसके लिए इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो ग्राफ इस तरह से चल रहा होगा। और उसके बाद जो है यहां पर डायरेक्शन की बात करें तो इस बार प्लस क्यू के कारण रिपल्शन और माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन, नेट किधर बनेगा, ज्यादा किसके कारण आएगा, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि पास में है। तो ये वाली डायरेक्शन इधर बनी, ऐसे ऐसे बनी, तो इसलिए ये वाला नीचे बना दिया। यहां पर इस वाली साइड की बात करें अगर अपन तो यहां पर प्लस क्यू कारण रिपल्शन, माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन, लेकिन इन दोनों में ज्यादा इसी कारण बनेगा, तो इसलिए यहां पर जो है ये नीचे की तरफ बन जाएगा। तो ये दो चार्ज ही मिला करके डायरेक्शन हो गई। आगे सवाल करें अगर अपन तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये है पॉइंट चार्ज और इसकी वैल्यू है -20 माइक्रोकूलम, और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें जो आंसर निकालना है सिचुएटेड एट, ये कहां पर सिचुएटेड है, √2, 0, 1, और इसी कारण जिस पॉइंट पर हमें आंसर निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, इस पॉइंट पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी वेक्टर फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा, जिसके कारण निकालना है वहां से यहां की तरफ जो पोजीशन वेक्टर बनेगा आर वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो आर वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर x2 - x1 i कैप, तो 0 - √2 i कैप, तो ये -√2 i कैप हो गया। फिर 1 - 0 j कैप, तो ये j कैप हो गया। फिर इसके बाद 2 - 1 k कैप, तो ये k कैप हो गया। इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें अगर अपन, ये तो आर वेक्टर आ गया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो कितना बनेगा, √4 + 1 + 1, यानी √a² + b² + c²। तो ये बन गया अपने पास कितना, √6। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बनेगा, KQR वेक्टर अपॉन r³। तो यहां से k की वैल्यू डाल दें, ये है 9 × 10⁹। अच्छा, चार्ज की वैल्यू साइन के साथ डालनी है अपने को। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यह मन में कूलम चार्ज मानोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे इधर देखें एक बार अपन कि मान लो कोई चार्ज पॉजिटिव है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, तो मन में अगर आपने एक कूलम चार्ज माना तो फोर्स की डायरेक्शन आई इधर की तरफ, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि वहां हमने मन में एक कूलम चार्ज माना है। अब मान लो चार्ज जो है वो -q है। अब अगर चार्ज -q है और यहां पे हमें डायरेक्शन पता लगानी है तो -q के कारण पी पर पोजीशन वेक्टर किधर बनेगा, ये वाली डायरेक्शन में।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? जिधर फोर्स की आएगी 1 कूलाम पर। तो मन में यहाँ 1 कूलाम चार्ज रखो, तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली आई, यानी यही फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देखो ई की डायरेक्शन आर के अपोजिट आई, तो ई की डायरेक्शन आर के अपोजिट आई, तो अगर आप निकालना चाहते हो इसी से आंसर के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब से ही आंसर निकालना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि डायरेक्शन जो आई वो आर वेक्टर के अपोजिट आई है, तो इस क्यू को आप विद साइन लिख दो, साइन के साथ। तो साइन के साथ लिखें अगर अपन इसको, तो यहां पर Q जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसको साइन के साथ लिख दो। तो क्या क्या वैल्यू लिख दोगे? K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी हो गई? -20 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया -20 × 10⁻⁶। आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, यहां से डाल देंगे, और अपॉन आर क्यूब का मतलब इसका क्यूब। तो तीनों वैल्यू यहां डालने के बाद ये आर वेक्टर और ये आर का क्यूब, इससे आपको ई की नेट वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्यू को अपने को डायरेक्ट साइन के साथ लिखना है ना, तो इससे आपको जो नेट वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से मिल जाएगी क्यू की वैल्यू डालने के बाद। अब जैसे एक और सवाल देखें, एक सवाल अगले में क्या है, इस बार 2 चार्ज है, एक ये है 2 माइक्रोकूलम, एक ये वाला है -2 माइक्रोकूलम। अब हमें इन दोनों के कारण नेट फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। तो पहले सी पर निकालें। कैसे निकालेंगे? सी पर मन में आप 1 कूलाम चार्ज मान लो, तो मन में 1 कूलाम चार्ज मान लिया, तो इस +2 माइक्रोकूलाम के कारण रिपल्शन और -2 माइक्रोकूलाम के कारण जो है वो अट्रैक्शन। तो नेट किधर की तरफ बनेगा? ये हो गया E ड्यू टू प्लस क्यू और ये हो गया E ड्यू टू माइनस क्यू। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन तो डायग्राम में ही दिखा दी। अब हम सिर्फ वैल्यू निकालें। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हमें निकालनी है वैल्यू 8 पॉइंट C, तो डायरेक्शन किधर बनेगी? नेट ज्यादा किसी कारण वैल्यू आएगी, ये पास में है, तो नेट डायरेक्शन जो है वो इधर आ जाएगी। इधर क्यों आ रही है डायरेक्शन? क्योंकि क्यू तो सेम है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में क्यू सेम है, तो अब आर को ही डिसाइड करना रह गया, तो जिसका आर कम है उसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो यहां से E ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड माइनस E ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ज्यादा ये है तो नेट इधर की तरफ आ जाएगा और फाइनली अपन इसके आगे माइनस आई कैप लगा देंगे। तो क्या बनी देखो वैल्यू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में वैल्यू डालें अपन, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें भी जो क्यू है वही क्यू इसमें है, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा रह गया। आर स्क्वायर में देखो पहले किसी कारण लिख रहे हैं अपन माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की यहां से डिस्टेंस क्या बनी? ये वाली डिस्टेंस बनी है √2, तो कितना बन जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर यानी 2। और इस वाले से कितनी बनी? ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये हो गई 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9 × 2 यानी 1/18। अब वैल्यू डाल दो, तो यहां से ये बन गया अपने पास, के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶। यहां माइनस का यूज कर लिया क्या अपन ने? ये वाला, हाँ डायरेक्शन दिखाने में यूज कर लिया। अब सिर्फ वैल्यू लिखनी रह गई, और यहां से ये 18 एलसीएम ले लिया अपन ने, तो कितना हो गया? 9 - 1 यानी कितना? 8। तो देखो 18 तो पूरा ही कैंसिल हो गया। उसके अलावा 10⁻9 और 10⁻⁻6 मिलकर हो गया 10⁻3 × 8, यानी एक तरह से वैल्यू क्या बन गई? 8000 न्यूटन पर कूलम, एंड डायरेक्शन इज माइनस आई कैप। तो ये हो गया अपने पास 8000 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन जो है वो माइनस आई कैप। ये बन गई अपने पास ड्यू टू दिस ए एंड बी 8 पॉइंट सी। अब मान लो डी पर निकालना आता है अपन, तो डी पर कैसे निकलेगा? डी पर पहले आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मन में कूलम चार्ज मानो, तो इसी कारण जो है डायरेक्शन ऐसे आ रही है। फिर इस -2 माइक्रोकूलम के कारण देखो, इसी कारण डायरेक्शन जो है -2 माइक्रोकूलम के कारण वो किधर की तरफ आएगी? इसी कारण डायरेक्शन ऐसे आएगी। क्या मैग्नीट्यूड सेम आएंगे दोनों कारण? तो देखो डिस्टेंस सेम है, ये भी √2, ये भी √2, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये जो वैल्यू बनेगी ना E ड्यू टू Q, और ये वाली जो वैल्यू बनेगी E ड्यू टू Q, माइनस क्यू कारण जो बनी है वो भी Q के बराबर, तो दोनों को आप E ड्यू टू Q लिख सकते हो। एंगल की बात करें
तो टेन थीटा बराबर √2 अपॉन √2 से ये बना 1 यानी 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल भी 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। तो यहां से सीधी लाइन बनाए तो ये एंगल हो गया अपने पास 45, ये भी 45। तो इनके ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए और ये वाले जुड़ जाएंगे। तो ये वाले जुड़कर टोटल मिलाकर कितना हो गया 2e ड्यू टू q इंटू cos 45। अब वैल्यू डाल दें इसी में तो कितना बन गया 2e ड्यू टू q। एक चार्ज के कारण ये जो बनेगा कितना बनेगा KQ अपॉन R स्क्वायर में R कितना आ जाएगा इस बार 2 का स्क्वायर यानी 4। तो KQ अपॉन R स्क्वायर ये हो गया E ड्यू टू Q इंटू cos 45। cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। और डायरेक्शन किधर है ये वाली आई कैप में। आई कैप में क्यों आया ये देखो प्लस के कारण रिपल्शन माइनस के कारण अट्रैक्शन। तो इनके ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए और नेट इधर की तरफ बच गया। तो ये वैल्यू कितनी बन गई अपने पास टोटल मिला करके ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया अपने पास 9/√2 इंटू 10⁻³ आई कैप। यूनिट के साथ लिखना चाहें तो न्यूटन पर कूलम। तो ये डी पॉइंट पर आंसर आ गया अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया अपन ने एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है 2 पॉइंट चार्ज है ए और बी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी जो पोजीशन है वो दिखा रखी है। ए ओरिजिन पर है और ये जो ग्राफ बनाया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया हुआ है। अब हमसे पूछा हुआ है कि इस ग्राफ से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ए और बी का साइन कैसा रहा होगा। तो ए और बी का साइन कैसा रहा होगा अगर चार्ज की बात करें अगर अपन तो मान लो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। दोनों अगर प्लस हैं तो बीचों बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों अगर माइनस हैं तो भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ में आप देखो यहां पर 0 आ ही नहीं रहा है। अब कोई एक प्लस और कोई एक माइनस लेते हैं तो मान लो ये प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है। तो यहां डायरेक्शन निकाल लें तो प्लस के कारण रिपल्शन और माइनस के कारण अट्रैक्शन। तो डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है, इधर आ रही है। तो इसको अगर अपन पॉजिटिव बनाएं E is taken positive if it is along the line joining from A to B। तो ये पॉजिटिव वाला हो गया इसलिए ऊपर की तरफ बन गया। अगर अपन लेते ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू ये वाला और ये प्लस क्यू तो यहां पर डायरेक्शन जो है माइनस क्यू कारण इधर और प्लस क्यू कारण भी इधर की तरफ। तो फिर ग्राफ नीचे बनता, ऊपर बना रखा है इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू यानी ए वाला हो गया प्लस क्यू पॉजिटिव। तो ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। ये हमने इसका साइन पता लगाया। अब आगे बढ़े अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है। अब कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, जैसे एक मास को अगर आप छोड़ दो यहां हवा में तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दिया तो जो फोर्स इसको लगा वो क्या है QE। अब इसको जो फोर्स लग गया वो अगर QE है तो ये QE क्या कांस्टेंट आया है क्या? यस। तो फोर्स अगर कांस्टेंट आया है तो इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा वो भी एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम v = u + at का यूज कर सकते हैं और हमें ग्रेविटी तो नेग्लेक्ट ही करनी है तो सिर्फ यही वाला एक्सेलरेशन बचा। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है अगर अपने को और शुरू में हमने इसको रिलीज किया था रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया QE/m और इनटू t। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 12 mv²। तो यहां से हो गया 12 m। m का मतलब क्या हो गया m तो m ही रहने देते हैं और v² ये कितना हो गया QE² E² अपॉन m² t²। तो एक m कैंसिल हो गया और जो टर्म बची वो हो गई QE² E² t² और अपॉन 2m। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसमें क्या किया अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ दिया तो उससे फोर्स जो बना वो कांस्टेंट बन गया, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम अगली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो रिंग के कारण मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसके सेंटर पर। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण निकालें अगर अपन, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, जैसे यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग खूब सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर के बना है ऐसा। तो सेंटर पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस वाले के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर उसका नाम दें अगर अपन डी, तो क्या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले कारण भी आ जाएगा क्या? तो यूनिफॉर्मली चार्ज होने के कारण ऐसा हो पाया है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आया उतना इसके कारण आया। तो हर आमने सामने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और टोटल मिला करके नेट वैल्यू 0 बन जाएगी। कब? जब रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो। मान लो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होती तो फिर ये आमने सामने वाले कैंसिल नहीं हो पाते, तो फिर जो भी वैल्यू बनती वो फंक्शन डिपेंडेंट बनती, यानी किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से आंसर आता। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आंसर अलग अलग आ रहा होता। तो आगे हम देखेंगे अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसमें आंसर निकालेंगे। तो ये हमने निकाला सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो अपन अभी सवाल देखें कि मान लो एक रिंग है और उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि थीटा के साथ वेरी कर रहा है, और थीटा के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है कि लेमडा बराबर है लेमडा नॉट और साइन थीटा। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, अब हर अलग अलग जगह का चार्ज अलग अलग है। तो अब यहां तो पॉजिटिव चार्ज आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इसके ठीक सामने यहां पर आएंगे जब अपन, तो ये वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो यहां चार्ज नेगेटिव आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, देखो मन में कूलाम चार्ज माने तो इस प्लस के कारण रिपल्शन और माइनस के कारण अट्रैक्शन। तो इसका मतलब यहां सेंटर पर अब 0 नहीं आने वाला है। कितना आएगा वो थोड़ी देर में निकालेंगे, लेकिन 0 नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां चार्ज पॉजिटिव है इसी कारण डायरेक्शन इधर आई, लेकिन इसके ठीक सामने यहां पर चार्ज नेगेटिव है इस वाले कारण डायरेक्शन इधर आई। तो जो नेट डायरेक्शन बनी है वो ऐसे बनी, इन दोनों का मिलाकर फिर ऐसे ही यहां पर इस कारण पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो जो आमने सामने वाले हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए सेंटर पर 0 नहीं बना है। तो 0 सिर्फ कब बना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दौरान रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। ये हमने कहा निकाला सेंटर पर जब यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब। अब हम अगर एक्सिस पर निकालना चाहते हैं, मान लो कि रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अगेन पहले हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए निकालें। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए निकालने के लिए हम क्या करें, एलिमेंट ले लेते हैं पहले। तो एलिमेंट ले, जैसे ये है रिंग, इस रिंग के कारण हमको इस पॉइंट P पर आंसर निकालना है। तो ये रिंग है जैसे अपने पास, और ये है एक्सिस। तो हर पॉइंट के कारण अगर अपन आंसर निकालना आता है यहां पर, तो हर एक पॉइंट के कारण डायरेक्शन निकालें पहले। तो डायरेक्शन निकालें तो किधर की तरफ आएगी डायरेक्शन, जैसे ये वाला पॉइंट है DQ, इसी कारण यहां पर डायरेक्शन किधर आएगी, ऐसे। ऐसे ये वाला चार्ज ले लो, इसी कारण यहां डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरफ। अब ये जो डायरेक्शन आई है डी की, इसी कारण इधर और इसी कारण इधर, इनके कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या, तो जैसे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, डी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। अब मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस अगर x पर निकाल रहे हैं, तो यहां से जो टेन थीटा बना वो है r/x। फिर ऐसे ही इसका टेन थीटा देखें तो ये भी है r/x। तो आप देखो दोनों थीटा सेम हो गए, तो जो d की वैल्यू बनेगी वो दोनों के लिए सेम बनेगी। ऐसे ही ये जो रिंग है इसमें ये r लिया और ये x लिया, तो टेन थीटा ये वाला बना। अब ऐसे आप इधर की तरफ लोगे तो इस ट्राइंगल में ये जो टेन थीटा निकालोगे आप, तो ये कितना बनेगा, r/x। तो टेन थीटा की वैल्यू r/x है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, इधर साइड में ले लो, इधर ले लो, हर एक के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो सेम है। अब हर एक के लिए थीटा की वैल्यू सेम है, तो हर एक के लिए जो d की वैल्यू बनेगी उसमें ये पार्ट तो कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो सारे d cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो सारे d cos थीटा ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इन दोनों कारण इधर की तरफ आया। ऐसे ही दो इधर ले लें तो इसी कारण इधर, इसी कारण इधर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो उधर की तरफ आया। तो हर दो एलिमेंट के लिए डायरेक्शन
उधर ही आ रही है, तो उधर ही आ रही, तो इसका मतलब हम क्या करें, यहां पर क्या लिखूं मैं, 2d cos थीटा अगर लिखता हूं मैं, तो इंटीग्रेशन करूंगा जब आधी लिमिट के लिए कर दूंगा। और अगर मैं यहां 2 नहीं लिखता हूं मान लो, तो क्योंकि सारे ही d cos थीटा इधर की तरफ हैं, तो सारे ही d cos थीटा को अगर अपन ऐड करें तो इंटीग्रेशन कर दिया अपन। अब d की वैल्यू लिखें, क्या बनेगी d की वैल्यू, पॉइंट चार्ज dq के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा d, उसमें ये r और ये x, तो ये कितना बन गया, √r² प्लस x²। तो d की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई k dq, पॉइंट चार्ज के कारण लिख रहे हैं अपन, तो k dq अपॉन r², तो r² कितना हो गया, r² प्लस x²। cos थीटा की वैल्यू भी डाल देते हैं, वो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन √r² प्लस x²। अब आप देखो कि हम जब एलिमेंट अलग अलग ले रहे हैं, ये एलिमेंट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट लेने के दौरान ये डिस्टेंस x नहीं बदल रही, हम तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर निकाल रहे हैं, तो 10 पे निकाल रहे हैं, सो x इज नॉट वेरिंग। तो x इज नॉट वेरिंग, तो क्या x इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्या, तो x इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इसका मतलब यहां से kx और अपॉन ये बन गया r² प्लस x² की पावर 3/2, और अंदर रह गया क्या, इंटीग्रल ऑफ dq। तो सारे dq 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 मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनी है रिंग की एक्सिस पर, वो क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला आया है kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अभी जो फॉर्मूला है वो बताओ कि एक्सिस पर जब हमने आंसर निकाला है वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए है या यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली दोनों के लिए है, यूनिफॉर्मली के लिए ही लेना है केवल ये, या दोनों के लिए। तो कोई सोचे, अगर उसे लगे कि यहां देखें अगर अपन इंटीग्रल dq, तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इंटीग्रल dq तो q ही बनेगा, तो हाँ ये तो सही है, तो इसलिए यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म ये तो q ही बनने वाला है। लेकिन यहां जो दो कंपोनेंट बने हैं उसमें जो d sin थीटा वाला पार्ट है, ये क्या नॉन यूनिफॉर्म में भी हर बार कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर ये dq1 dq2 अलग अलग है तो d1 d2 अलग अलग आ रहा होगा, तो ये आमने सामने वाला ऊपर नीचे वाला कैंसिल होना जरूरी नहीं है। जब ऊपर नीचे वाला कैंसिल होना जरूरी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा। हाँ, लेकिन तब भी एक्सिस के लिए तो ये वाली वैल्यू लिख सकते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी इधर की तरफ इंटीग्रल dq से जो बनेगा वो टर्म बन रही होगी q, तो इसलिए एक्सिस के लिए आप ये फॉर्मूला ले सकते हो कि यूनिफॉर्म चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू है kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ये बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सिस के लिए, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होने पर आपको एडिशनल ये y वाली वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म होने पर टोटल का है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होने पर केवल एक्सिस का है, y का और एडिशनल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। y का मतलब ये यहां जो टर्म बनी थी इंटीग्रल d sin थीटा, इसका और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ध्यान रखें ये आंसर यूनिफॉर्म रिंग के लिए ही है। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहते हैं और उसके अलावा और भी सवाल करना चाहते हैं, वो देखेंगे अपन अगले लेक्चर में।